आइए अब हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं। क्लास 12 में है प्रेजेंट आप लोग? यस सर। क्लास 12 में है और पढ़ा रहे थे पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ा रहे थे? पी ब्लॉक के तत्व। और आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्व में पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नाइट्रिक अम्ल। आज हम नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल बनता है, उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, इसीलिए हम लोग पी ब्लॉक के तत्व में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? नाइट्रिक अम्ल पढ़ लेंगे। समझे कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं सोरे का अम्ल। क्या बोलते हैं? सोरे का अम्ल भी बोला जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले बोलते थे हम लोग इसका नाम एक्वाफार्टिस। क्या बोलते थे इसको? एक्वाफार्टिस। तो ये भी बोल सकते हैं, एक्वाफार्टिस भी बोल सकते हैं, जिसका सूत्र होता है मेरे भाई नाइट्रिक अम्ल का HNO3। हमने पहले ही बताया है HNO3 के बारे में, आप लोगों को बहुत बार बताए होंगे कि इसका उपयोग जो होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है कि नहीं? बम बारूद बनाना होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। हम लोग प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। तो इस सब के उपयोगों के बारे में आप लोगों को बताए भी होंगे। जैसे इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सोना और चांदी है उसका शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है, आप सभी लोगों को बता दें कि रॉकेट ईंधन में। कैसे, कहाँ होता है? रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो ये सब इसका उपयोग है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा कहीं कहाँ प्राप्त होगी? प्रयोगशाला में प्राप्त होगी। थोड़ी सी मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? प्रयोगशाला में, है ना? और जब बड़ी मात्रा मैंने पढ़ना होगा तो उसको बोलते हैं औद्योगिक निर्माण। उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक निर्माण। तो वो भी पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से, या ओस्टवाल्ड प्रक्रम विधि द्वारा हम लोग औद्योगिक निर्माण इसका कैसे करते हैं। अभी हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं कि अमोनिया जो होता है प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो आइए अध्ययन करें हम इसका प्रयोगशाला में बनाने के लिए अमोनिया गैस को। ये क्या है? गैस है, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं? HNO3 अम्ल है, गैस कह रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल है, ये है कि नहीं? तो ये प्रयोगशाला विधि में इसका हम लोग बनाने का उपाय देख लेते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा। अमोनिया गैस भी बोल सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले आप लोग को लेना है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या ले लेना है? पोटेशियम नाइट्रेट, या आप ले लीजिए सोडियम नाइट्रेट। दोनों में से कोई एक चीज ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? या तो आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए या सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए। ले लिए? ये दोनों में से कोई रहिए। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब बताइए। सांद्र किसको कहते हैं? तनु किसे कहते हैं? तो जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं? सांद्र। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसको बोलते हैं तनु। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या चीज? सांद्र। सांद्र बोले तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसको आप गर्म कीजिएगा, अभिक्रिया कराइएगा। समझे कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, आप दिमाग लगाइए। अब देखिए, EV प्लस है, EV प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो आप ध्यान रखिए, चाहे इसको से करवाइएगा तो EV प्लस, EV माइनस। तो देखिए, क्या इसका प्लस इसका माइनस एक जगह होगा कि नहीं होगा? और H और NO3 एक जगह हो जाएगा तो क्या बना देगा? HNO3। या इसका भी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो HNO3 के साथ जाएगा इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस एक जगह आएगा। तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ ही अभी क्रिया करके क्या बना लिया? HNO3। बना कि नहीं बना?
समझ में आ रही है बात? किसी भी स्थिति में क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। कैसे बनेगा? अब देखिए इसके साथ और निकलेगा, है ना, या तो निकलेगा यहाँ पे KHSO4 भी नहीं बनेगा, या NaHSO4 बनेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक ही को हाइड्रोजन यहाँ रखे हैं, समझे नहीं? तो एगो तो बचा हुआ है ना। अब इसको जरा सा विस्तार से देख लीजिए। अगर मान के चलिए, देखिए अगर हम दोनों में से हम ले लेते हैं इसको, KNO3 को ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? H2SO4 के साथ। तो H कै गो है? 2 गो है। तो HHSO4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। अब इसकी अभिक्रिया हम ऐसे करा दिए, ऐसे हम अभिक्रिया इसकी करा दिए। तो देखिए ध्यान से, इसका जो NO3 है इसके हाइड्रोजन के साथ मिल करके आपको HNO3 दे दिया कि नहीं? अब प्लस में ई वाला K बच गया और यहाँ HSO4 बच गया, तो इसको KHSO4 कह सकते हैं कि नहीं? बताइए। H लगने का मतलब है कि इसको बाई पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम बाईसल्फेट। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम बाईसल्फेट। आ गया समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम बाईसल्फेट। हमको ध्यान किस पर देना है? बाईसल्फेट पर ध्यान नहीं देना है। हम बनाने चले हैं HNO3। हम बनाने क्या चले हैं? HNO3। हम HNO3 को देखेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तभी बोलिएगा। अब या देखिए, अब हम इससे करवा देते हैं। जैसे अगर मान के चले कि इसके जगह पर ये रह जाए NaNO3 और H2SO4 लिख लीजिए, HHSO4। तो इसका तो NO3 और इसका H बना देगा क्या चीज है? HNO3 बना दिया कि नहीं बना दिया? ई बच गया NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट बन गया। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाईसल्फेट। तो आप कैसे प्राप्त कर लीजिएगा? समझ में आ गया बात? तो ये था हमारा क्या चीज प्राप्त करने के लिए? HNO3 प्राप्त करने के लिए, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हम लोग सीख रहे थे। किस विधि से सीख रहे थे? प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि प्रयोगशाला विधि सीख रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे औद्योगिक निर्माण इसका कैसे होता है, बड़े स्तर पर इसका निर्माण कैसे होता है। तो बड़े स्तर पर इसका निर्माण जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग ओस्टवाल्ट विधि। और क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ट विधि। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अमोनिया प्राप्त करने के लिए, है ना, अमोनिया कह रहे हैं जी, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए, है ना। अमोनिया बार बार बोला जा रहा है, अमोनिया तो गैस ही है, बार बार बोल दे रहे हैं। हमको दिमाग में वही अमोनिया जो पढ़ाए हैं पीछे, वही बार बार ध्यान में आ जा रहा है यह नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब इसका पढ़ लेंगे हम लोग औद्योगिक प्रक्रम। क्या? औद्योगिक प्रक्रम या औद्योगिक निर्माण इसका पढ़ लेंगे। औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण किस विधि से होता है? ओस्टवाल्ट विधि। ओस्टवाल्ट विधि, या इसी को हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ट प्रक्रम। ओस्टवाल्ट प्रक्रम। हो गया समझ में? ये नाइट्रिक अम्ल है, बार बार सुनिए। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ध्यान दूसरा जगह हो जाने की वजह से हम बार बार अमोनिया समझ ले रहे हैं, है कि नहीं? चूंकि इसके पहले क्लास में अमोनिया ही पढ़ाए थे, याद है ना? तो वही बतिया हमको बार बार आ जा रहा है। यह है अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसका निर्माण कहाँ होता है? विस्फोटक पदार्थ और उर्वरक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, क्योंकि इसका निर्माण भी तो होता है अमोनिया से ही। इसका निर्माण कैसे होता है? अमोनिया से। कैसे होता है देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहला बात क्या करना है? तो सबसे पहले अमोनिया का आप कर दीजिए ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण कर दीजिएगा, अमोनिया का। NH3 का ऑक्सीकरण करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? तो जिसमें ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन बोले तो वायु द्वारा। समझ में आ रही बात ना? NH3 का हम लोग क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे।
यानी कि उसमें वायु मिलाएंगे, वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो अब देख लीजिए, जैसे NH3 है, इसमें हम क्या डाल दिए, ऑक्सीजन यानी कि वायु, और इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। क्या चीज की आवश्यकता होगी, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के तौर पर आप प्लेटिनम रख सकते हैं, है ना, रोडियम रख सकते हैं। तो ये सब जो होंगे, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉज, इसको बोलते हैं गॉज उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक बोलते हैं, गॉज उत्प्रेरक। समझ में आ रही है बात ना। और इसमें आपको जो है टेम्परेचर लेना पड़ेगा 500 केल्विन। कितना लेना पड़ेगा, 500 केल्विन। और जो दाब लेना पड़ेगा वह होगा 9 बार। क्या बार होगा, 9 बार दाब। समझे कि नहीं। तो इतना सारा जब चीज करिएगा तो देखिए क्या होगा, इसका नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से संपर्क करेगा। नाइट्रोजन किससे संपर्क करेगा, ऑक्सीजन से, और नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि बना देगा NO। क्या बना देगा, NO। और देखिए N, इसका एक O ले लिया था, क्या बन जाएगा, NO। यहाँ जो H3 और O बचेगा तो वो बना देगा जल, और जल जब बना देगा तो इसका करीब करीब कई अणु बना देगा, तो 6 गो अणु जल का बना देगा। कितना बना देगा, 6 अणु जल का बना देगा। अगर आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो आप यहाँ 4 लगा दीजिए, और यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ पे 5 लगा दीजिए, आपका हो जाएगा बैलेंस। कर लीजिएगा आप लोग, तो बताइए कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आपने क्या प्राप्त, देखिए कुल मिला जुला करके, जैसे आप जो औद्योगिक निर्माण कीजिएगा ना, तो औद्योगिक निर्माण कीजिएगा तो 3 विधि में, कितना विधि में, 3 प्रक्रम में ये पूरा होगा नाइट्रिक अम्ल बनने की प्रक्रिया। तो पहला प्रक्रम तो आप लोग देख लिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड में निकाल लिए। क्या आप निकाल लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर लीजिए, जो NO था ना, इसको पुनः एक बार लीजिए, और फिर इसका ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराइए। ऐसे आगे समझ में, फिर ऑक्सीकरण कराइए। क्या कराइएगा, ऑक्सीकरण, लिख देते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि इसको वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराइए। क्या कराइए, ऑक्सीजन के साथ संपर्क। तो NO और O2 आपस में जैसे मिलेगा तो बना देगा NO2। क्या बना देगा, NO2। क्या बना देगा, NO2 बना देगा। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। समझे कि नहीं। अब देखिए तो ये हो गया 4, यहाँ 2 दूनी 4, 2 गो नाइट्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया आपका NO2। अब एक और प्रक्रम बचा हुआ है कि इस NO2 को, है ना, जल के साथ, किसके साथ, जल के सहारे, समझे कि नहीं, इसको आप रिएक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, रिएक्शन। सबसे पहले हमको E बना, फिर E बना, अब इसके साथ इस ये कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना। और जब ऐसा कीजिएगा तो अब देखिए इसके साथ H आ गया, यहाँ O है, और यहाँ NO2 है, तो NO2 और O हो जाएगा NO3, और यहाँ H है तो H आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके देखिए क्या बन जाएगा, HNO3। एक और जो ऑक्सीजन वहां बच जाएगा वह बना लेगा NO, पुनः NO का निर्माण हो जाएगा। पुनः NO का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो इसको बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, और यहाँ क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। आप देखिए सब बैलेंस आपका हो गया, हो गया सब बैलेंस है। तो ऐसा कर दीजिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फिर NO का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो NO है, HNO3 हुआ। अब इसको देखिए क्या करना है हम लोगों को, इस विधि से जो हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया, वह नाइट्रिक अम्ल 68% प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 68%। अब देखिए ध्यान से, फिर से समझिए इस बात को। हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए, हम लोग जो अभी प्राप्त किए इस विधि से, इस विधि से कितना परसेंट नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ है, 68% हम लोगों को HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब पूरा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए। अगर हमको और ज्यादा मात्रा में करीब करीब 97-98% HNO3 चाहिए,
तब हमको क्या करना पड़ेगा, तो निर्जलीकरण करेंगे। क्या करेंगे, निर्जलीकरण, समझे कि नहीं। निर्जलीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, आप उसमें से नमी उमी को हटा दीजिए, पानी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं कि नहीं। ऐसा कीजिएगा तो आपको निर्जलीकरण विधि से जब इसको सुखा दीजिएगा, यानी कि निर्जलीकरण कर दीजिएगा, है ना, तो निर्जलीकरण से 98% आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गई बात है। अब इसमें कैसे इतना जो प्रक्रिया आप लोगों ने किया, क्या क्या किया है आपने, तो इसको, इसके लिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। आपको 3 गो बॉक्स लेना पड़ेगा। कितना कक्ष लेना पड़ेगा, 3 गो। एक को कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष। एक को कहते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ, और एक को कहते हैं अवशोषण कक्ष। समझे कि नहीं। और सबसे पहले हम इसको उत्प्रेरक कक्ष में डालेंगे, इसको फिर कहाँ ले जाएंगे, उत्प्रेरक कक्ष के बाद आपको ये ऑक्सीकारक कक्ष में आ जाएगा, ऑक्सीकरण देखिए कर रहे हैं। और ये लास्ट में जो बनेगा हमको अवशोषण कक्ष में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ऑक्सीकरण कक्ष में किया जाएगा। और इसका निर्जलीकरण जब कर देंगे तो हमको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, 98% लगभग हमको नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 98% है ना, हमको प्राप्ति हो जाएगी। कैसे, तो इसको और देख लीजिए, इसका विधि समझ लीजिए। क्या करेंगे, देखिए, हमने एक बना लिया उत्प्रेरक कक्ष। क्या बना लिया, उत्प्रेरक कक्ष। समझ में आ गई बात है। ऐसे ही देख लीजिए एक और यहाँ पे ऑक्सीकारक कक्ष बना लिए, है कि नहीं। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बना लिया अवशोषण कक्ष बना लिए। क्या बना लिए, अवशोषण कक्ष। समझे कि नहीं। यहाँ पे है मेरा उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ पर जो मेरा है वो है ऑक्सीकारक स्तंभ, और यहाँ पर है मेरा अवशोषण कक्ष। कैसे HNO3 प्राप्त करते हैं वो देखेंगे, और तीनों कक्षों के बारे में हम लोग समझेंगे ध्यान से। समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अमोनिया और वायु बोले तो ऑक्सीजन लेंगे कि नहीं लेंगे, और इसको हम लोग इस रास्ते से अंदर प्रवेश कराएंगे। समझे कि नहीं, हम लोग क्या करा देंगे, प्रवेश करा देंगे। तो इस उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक होगा, और उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देता है या धीमा कर देता है। वो डायरेक्टली रूप से किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक के तौर पर यहाँ क्या रखे थे, प्लेटिनम और रोडियम रखे थे। समझे कि नहीं। और कितना टेम्परेचर लिए थे, 500 केल्विन 9 बार दाब लिए थे। याद है, अभी बताए। और जब ऐसे में हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो NH3 और साथ में जब अभिक्रिया करा रहे थे तो ऑक्सीजन था कि नहीं था। और इसका जब अभिक्रिया कराए तो हमको बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बन गया। और साथ ही में हमको जल का 6 अणु की प्राप्ति हो चुकी थी। हुआ था कि नहीं हुआ था, ये प्रक्रिया हुई थी शुरू में, है कि नहीं है। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या चीज, कि यहाँ से जो जैसे गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नीचे में उड़ेगा कि ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में जाएगा। ये ऊपर उड़ेगा तो यहाँ आएगा, आ गया समझ में। तो यहाँ आएगा तो इतना लंबा नहीं करना है, इसको यहाँ पे मान के चलिए। और जब भी गैस को घुसाइए तो नीचे से, गैस जब भी प्रवेश कराइए तो कहाँ से कराइए, नीचे से। समझे कि नहीं। तो अब चले जाएंगे ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में फिर से ऑक्सीजन से इसको संपर्क कराएंगे। फिर से किससे संपर्क कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो NO है अब किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से। किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से।
तो क्या बना देगा, NO2। क्या बना देगा, NO2 बना देगा कि नहीं बना देगा। अब NO2 भी तो उड़ेगा, यहां से निकलेगा ये। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे आपको कुछ पत्थर रखते हैं, क्वार्ट्ज पत्थर, ऊपर से पानी गिराते हैं। ऊपर से क्या गिराते हैं, पानी, क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करता है NO2। किसके साथ, जल के साथ। यह जो NO2 है इस रास्ते आया, देख रहा है ना, ऐसे कोई दिक्कत है, इस रास्ते आया और यहां से हमने क्या किया, यहां से पानी गिरा दिया ऐसे। पानी को क्या बोलेंगे, H2O। और यहां पानी एकाएक न गिरे इसके लिए इसके बीच में हम लोग पत्थर बिछा देते हैं, है कि नहीं, जिसको क्वार्ट्ज पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज पत्थर। समझ में आ रही है बात है, क्या बोल देते हैं, क्वार्ट्ज पत्थर। तो धीरे धीरे पानी इस पत्थर को धीरे धीरे पार करके पानी ऐसे जमेगा, आ रहा है समझ में, पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, आएगा ना ऐसे, लेकिन वो धीरे धीरे मात्रा में आएगा। कैसे आएगा, धीरे धीरे मात्रा में। और यहाँ पर NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, HNO3। यहाँ पे लगा हुआ है टोटी आपका, ऐसे लगा हुआ रहेगा, समझे कि नहीं, लगा हुआ है। यहाँ से HNO3 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। HNO3 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो इसमें तो कुछ पानी का भी अंश है, इसमें क्या है, पानी का अंश है। और उसी पानी को हटाइएगा तो उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। समझ में आ गया बात है। तो ये प्रक्रिया होती है। अगर विधि पूरा लिखने के लिए आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है। अब इसको में हम लोगों ने जितना काम किया है उसको हम नीचे लिखने का प्रयास करते हैं, करें। तो सबसे पहले आपने क्या लिया था, उत्प्रेरक कक्ष। आपने क्या लिया था, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या बातें हुई उसी को लिख दीजिए। जो बतिया बोले हैं उसी को लिखिए, है कि नहीं। क्या हम बोले हैं कि उत्प्रेरक कक्ष में आपने अमोनिया का किसके साथ, तो वायु के साथ। वायु बोले तो ऑक्सीजन, वायु बोले तो ऑक्सीजन के साथ, इसके द्वारा किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक में, तो PT या RH, है कि नहीं। वह उत्प्रेरक हम लोग ले लिए। क्या ले लिए, उत्प्रेरक। और क्या लिए हैं, 500 केल्विन ताप लिए हैं। क्या लिए हैं, 500 केल्विन ताप। और क्या लिए हैं, 9 बार दाब। समझ में आ गई बात है, 9 बार दाब पर। आ गया समझ में ना। जब अभिक्रिया कराए हैं तो यह किसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में, माने NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। किसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। यही ना काम हुआ है। क्लियर हो गए। ऐसा करके ऑक्सीकरण मेरा हो जाता। अब हम कहां जाएंगे, तो अब हम जाएंगे आपको ऑक्सीकारक कक्ष में। कक्ष भी बोल सकते हैं, क्या बात है, स्तंभ भी बोल सकते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं, उससे दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं ऑक्सीकारक कक्ष, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए बताएं कि अगर ये नाम आ जाएगा तो आप बकाइएगा नहीं, समझे कि नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, ऑक्सीकारक कक्ष में। तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें NO जो है, इसमें NO किसमें बदल गया है, NO2 में। इसमें जो NO है उसका ऑक्सीकरण हुआ है किसमें, NO2 में। तो NO का NO2 में, NO का NO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर हो गया। NO का NO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए तीसरा,
तीसरा में क्या है, कौन सा कक्ष लिए हैं, अवशोषण कक्ष या अवशोषण स्तंभ भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं, उससे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अवशोषण कक्ष, अवशोषण कक्ष देख लीजिए ध्यान से, इसमें नीचे से, कहां से देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, नीचे से, तो इसमें नीचे से इसमें नीचे से क्या करते हैं हम लोग, NO2 तथा ऊपर से, बताइए ऊपर से क्या ले लिए हैं, ऊपर से क्या ले लिए हैं, जल, ऊपर से क्या ले लिए, जल। और जल का कैसे, पूरा धारा वाला पानी भेजेंगे कि फवारा भेजेंगे, फवारा भेजेंगे, माने थोड़ा थोड़ा पानी, नहीं समझे, ये नहीं कि दहा बहा दीजिए, वैसे नहीं है ना। तो NO2 तथा ऊपर से जल का फवारा, यहां हम लिख देते हैं, जल का क्या लेना है, फवारा लेना है, समझे कि नहीं, तो जल का फवारा भेजा जाता है, जल का फवारा भेजा जाता है, समझ में आ गई बात है। जल का हम लोग क्या करते हैं, फवारा भेजा जाए, जो आपस में प्रक्रिया करके, आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, अगर समझ में, जो आपस में क्रिया करके, जो आपस में क्रिया करके क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। यहां तक समझ में आ गया। हमको जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 68%, 68% HNO3 है कि नहीं, क्या होता है, हमको प्राप्त हुआ। इस 68% HNO3 को अगर हम लोग क्या कर दें, इसमें से पानी उड़ा देंगे, तो पानी उड़ाने को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, समझे कि नहीं, निर्जलीकरण कर दिए, क्या कर दिए, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण कर देंगे तो हमको कितना परसेंट HNO3 मिलेगा, 98% HNO3 हमको मिल जाएगा, समझ में आ गई बात है। देखिए HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सद्धुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। सद्धुम का मतलब कि धुआं के साथ, इसके साथ, धुआं के साथ, समझे कि नहीं। इसका नाम सद्धुम नाइट्रिक अम्ल भी है, समझे कि नहीं, इसका नाम क्या है, सद्धुम नाइट्रिक। इसको भी हम लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे से, हम इसको नोट में बना करके लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, नोट में, देखिए नोट में क्या लिख देते हैं, देखिए 98% HNO3 को सद्धुम नाइट्रिक अम्ल, है ना, क्या कहते हैं, सद्धुम नाइट्रिक अम्ल, आ रहा है समझ में, सद्धुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, सद्धुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको, काहे कहते हैं, तो समझ लीजिए, क्योंकि कहने का पीछे रीजन क्या है, तो क्योंकि जो NO2 और NO3 है, NO2 या NO3 जो है उसका पीला भूरा रंग का, किस कलर का, तो पीला भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है, समझे कि नहीं, पीले रंग भूरे, पीले भूरे रंग का धुआं निकलते रहता है, HNO3 में से निकलते रहता है, इसीलिए इसको धुआं निकलने की ही वजह से इसको सद्धुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सद्धुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो आपने देख लिया कि नाइट्रिक अम्ल हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे,
या औद्योगिक स्तर पर इसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, यानी बड़े स्तर पर इसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, दोनों के बारे में समझ लिए। अब इसका भौतिक गुण समझ लेते हैं, रासायनिक गुण समझ लेते हैं, उपयोग समझ लेते हैं, तो ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आइए अब हम इसका भौतिक गुण पढ़ें। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। तो अब हम लोग भौतिक गुण पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल का। भौतिक गुण बोले तो जिसको आप देख करके गुण के बारे में चर्चा करेंगे वह उसका हो गया भौतिक गुण। समझे कि नहीं? वह उसका क्या हो जाएगा? भौतिक गुण हो जाएगा, है कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से इधर भौतिक गुण में, तो सबसे पहले इस बात को देखिए, यह रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है? रंगहीन, पानी की तरह। यह रंगहीन द्रव है। यह कैसा है? रंगहीन द्रव है। समझ में आ गई बात? इसका जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था में जो इसकी संरचना पर अगर हम लोग गौर कीजिए तो इसकी संरचना समतलीय होती है। कैसा होता है? समतलीय। हम बताते हैं कैसा होता है। यह रंगहीन होता है। दूसरी बात अगर कहें, दूसरा क्या है? गैसीय अवस्था। क्या है? गैसीय अवस्था में इसकी संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है? समतलीय होती है। कैसी होती है? समतलीय होती है। समझ में आ गई बात? समतलीय का मतलब ऐसा, जैसे एच है ना, ये ओ हो गया, आ इधर क्या हो गया? एन। एच एन, एच ओ एन। अब हमको ऑक्सीजन NO3 यानी कि ऑक्सीजन 2 और चाहिए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। HNO3 हो गया कि नहीं हो गया? HNO3। यहाँ जो O और H के बीच में जो दूरी होती है वो 96 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 96 पिकोमीटर होता है। समझे कि नहीं? जबकि अगर हम लोग यहाँ की दूरी देखिएगा तो करीब करीब 140.6 पिकोमीटर होता है। कितना पिकोमीटर होता है? 140.6 पिकोमीटर होता है। इसके जो बीच का एंगल बनता है वह 102 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 102 डिग्री का। जबकि यहाँ पर भी आप देखिएगा कि एक एंगल बना रहा है ना, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वह 130 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 130 डिग्री का। और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, तो ये जो लेंथ आपको दिखाई देगा, माने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की लंबाई है, वो जो लंबाई होगी करीब करीब 121 pm माने पिकोमीटर के बराबर होगा। समझ में आ गई बात है? तो ये इसकी क्या है? समतलीय संरचना है। समझ में आ गई बात है? अब तीसरा इसका भौतिक गुण देख लीजिए। तीसरा जो इसका भौतिक गुण है वह क्या है? तो देखिए तीसरा जो इसका भौतिक गुण है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है, इसीलिए तो इसका उर्वरक बनाया जाता है। समझे कि नहीं? यह जल के साथ रिएक्शन करता है, घुलनशील होता है। अगर यह आपके त्वचा पर रख दिया जाए तो त्वचा को जला देगा। क्या कर देगा? त्वचा को जला देगा। लिख देते हैं त्वचा को जला देता है। त्वचा को जला देता है। अगर समझ में ना, तो ये सब इसका क्या है मेरे भाई? भौतिक गुण है। क्या है इसका? भौतिक गुण है। अब हम लोग जरा सा विचार कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण पर। किस पर विचार कर लेते हैं? रासायनिक गुण पर। तो आइए अब हम इसका देखें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब हो गया, माने जो गुण हमको तुरंत दिखाई नहीं दे, आंखों से दिखाई नहीं दे, कुछ होकर के भीतरी बात हो वो दिखाई दे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी लड़का या लड़की को देखते हैं तो उसकी आंख को देखते हैं, नाक को देखते हैं, लंबाई चौड़ाई देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, वह उसका भौतिक गुण है। भविष्य में वो सांस के झोटा पेर के मार रही है, वह उसका रासायनिक गुण है। अंदर से लड़ाकिन है, वह उसका रासायनिक, वो तुरंत पता नहीं चलेगा, देख के कोई पता लगा सकता है? वो तो कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो बस रासायनिक गुण भीतरी वाला बात, जो भीतरिया बात है वो रासायनिक गुण है।
और जो ऊपरी बात है वो भौतिक गुण है। समझे कि नहीं? तो समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले इसका हम लोग रासायनिक गुण में अम्लीय प्रकृति देखते हैं। क्या इसका देखते हैं? अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में मैंने नहीं समझे आप लोग। एक तो ये अम्ल है, ये है, तो सर इसका अम्लीय प्रकृति क्या कहना है? नहीं, अम्लीय प्रकृति की मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसका हम जलीय विलयन के बारे में समझे, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएं तब क्या क्या हो सकता है, फिर इसको अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएं तब क्या होगा। समझ में आ रही बात ना? या फिर हम मान के चलिए कि पढ़ लेते हैं कि अगर इसका हम लोग अधातु के साथ अभिक्रिया कराएं तब इसके साथ क्या होगा। समझे कि नहीं? तो ये सब बातों को समझना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जलीय विलयन की प्रकृति रासायनिक गुण में। क्या देख लेते हैं? जलीय विलयन की प्रकृति। जलीय विलयन की प्रकृति जैसे HNO3 है। क्या है? HNO3 है। तो HNO3 को अगर हम किसके साथ अभिक्रिया करा दें? जल के साथ। देखिए होता क्या है, जल के साथ क्या अभिक्रिया कराइएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से जो H है कि नहीं, वह H निकलेगा और इसको मिल जाएगा। इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन आयन। समझे कि नहीं? तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे देखिए NO3 अलग हो जाएगा। NO3 क्या हो जाएगा? अलग। और यहाँ से जब H इसके साथ जाएगा तो बना देगा H3O। क्या बना देगा? H3O आयन बना देगा। आई क्या बच जाएगा? NO3 आयन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? NO3 आयन। यानी कहने का मतलब है, देखिए HNO3 को अगर हम लोग देखें तो HNO3 की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करा दें, किसके साथ? जल के साथ अगर हम करा देते हैं तो जल के साथ कराने के बाद हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और NO3 आयन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई बात है? तो ये हो गया इसका जल के साथ जलीय प्रकृति। समझे कि नहीं? अब हम देखते हैं धातुओं का ऑक्सीकरण। अगर धातु के साथ ऑक्सीकरण करेगा यानी कि प्रतिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। और निश्चित तौर पर कि जब धातुओं के साथ ऑक्सीकरण करेगा तो कोई ना कोई उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक। समझे कि नहीं? तो दूसरी की बात जो हम लोग लिखते हैं वो लिख रहे हैं क्या चीज? धातुओं का ऑक्सीकरण। क्या लिख रहे हैं? धातुओं का ऑक्सीकरण। देखिए ध्यान से, धातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं का ऑक्सीकरण समझिए, है ना? धातुओं में किसके साथ ही अभिक्रिया नहीं करेगा? तो धातुओं में अभिक्रिया ही तो करेगा ही, लेकिन आपको सोना और प्लेटिनम ये दोनों के अतिरिक्त धातु, मान ये दोनों धातुओं के अतिरिक्त की हम बात कर रहे हैं। हम कब की बात कर रहे हैं? किसके साथ बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इसकी अभिक्रिया AU और PT के अतिरिक्त। AU और PT माने हो गया सोना और प्लेटिनम, है ना, इत्यादि अक्रिय धातुओं के अतिरिक्त, क्योंकि सब जल्दी रिएक्शनों नहीं करता है। समझ में आ गई बात ना? है ना? धातुओं के अतिरिक्त तो हम ले लेते हैं कॉपर, ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉपर। इसको याद करना पड़ेगा। ये सारी की सारी अभिक्रियाओं को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा? तो कॉपर ले लिए, एक बार हम तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे और एक बार सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे यहाँ जो हम HNO3 लिए हैं तो यहाँ जो लिए हैं ये तनु है। क्या है? तनु। तनु का मतलब कि जलीय विलयन ज्यादा होगा, अम्ल कम मात्रा में होगा। और एक बार हम लेते हैं कि कॉपर, और इसका भी अभिक्रिया कराते हैं HNO3 से, और यहाँ क्या है? सांद्र। सांद्र बोले तो नाइट्रिक अम्ल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। नाइट्रिक अम्ल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? तो दोनों का जब अभिक्रिया कराइएगा तो एक जगह बनेगा, इतना ही अंतर है कि एक में बनेगा NO और एक में बनेगा NO2। समझ में आ गई बात है? सांद्र लीजिएगा तो NO2 बनेगा,
तनु लीजिएगा तो NO बनेगा। समझ में आ गई बात है। तो अब देखिए CuNO3 में, तो NO3 के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो यह बना देगा CuNO3 का होल 2। क्या बना देगा? CuNO3 का होल 2। आ गया समझ में? और क्या बना देगा? तो अभी हम बताएं कि NO बना देगा। क्या बना देगा? NO। और क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। हमने कहा कि अगर कीजिएगा तो सारा चीज यही बनेगा, CuNO3 का होल 2, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा? NO2। क्या बन जाएगा? NO2। अब बाकी जो है H2O वो बनेगा, शुभ बनेगा। अगर आप इसको बैलेंस कीजिएगा, क्या कीजिएगा? बैलेंस, तो यहाँ 3 अणु लगा दीजिएगा, यहाँ पे 8 अणु लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर भी कितना अणु हो जाएगा? 3 अणु हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 अणु और यहाँ पर हो जाएगा 4 अणु। कितना हो जाएगा? 4 अणु हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको आप करके देख लीजिएगा, समझे कि नहीं? और इसमें जब करेंगे तो यहाँ पे 4 अणु इसका लगाएंगे। कितना अणु लगाएंगे? 4 अणु लगा देंगे। और इधर में जो है से खाली यहाँ पे 2 अणु लग जाएगा। कितना अणु लग जाएगा? 2 अणु। तो आपने क्या देखा? तनु और सांद्र के साथ जब अभिक्रिया कराए तो सिर्फ NO और NO2 का आया। समझे कि नहीं? बाकी प्रक्रियाएं क्या हो जाती है? सेम होती है। उसी प्रकार से Zn का देख लीजिए। किसका देख लीजिए? Zn के साथ। तो Zn के साथ जब HNO3 लगाएंगे, Zn के साथ HNO3, समझे कि नहीं? तो एक बार हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? तनु। एक बार क्या ले रहे हैं? तनु। एक बार ले लेते हैं सांद्र। सांद्र और तनु का मतलब समझे? हाँ, सब 10वें क्लास में पढ़े होंगे, याद नहीं है तो अब हम क्या बोले? समझे कि नहीं? सांद्र अम्ल सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक लिखा हुआ रहता है, तनु सल्फ्यूरिक लिखा रहता है कि नहीं? तो सांद्र का मतलब क्या हो गया? अम्ल की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम। और तनु का मतलब हो गया पानी की मात्रा ज्यादा, अम्ल की मात्रा कम। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर उसी तरह से भी बना देगा। तो ZnNO3 का होल 2 जस्ट इसी प्रकार से ZnNO3 का होल 2, समझे कि नहीं? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आपको H2O बनेगा और क्या बन जाएगा? NO2। क्या बन जाएगा? NO2। यहाँ NO2 नहीं बनेगा, N2O बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? N2O। क्या बन जाएगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ N2O और अगला में बन जाएगा NO2। यही दो में फर्क है, समझे कि नहीं? अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो ZnNO3 का होल 2, ZnNO3 का होल 2। जल है तो जल, और यहाँ N2O नहीं बल्कि NO2 बनेगा। क्या बनेगा? NO2। क्लियर हो गया? बस यही अंतर है। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, इसको आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? 4 लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 4। यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? 2। यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा? 2। समझे कि नहीं? और यहाँ भी 2 लगा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। करके देखिए, सब बताया हुआ है। यहाँ 4 अणु और यहाँ कितना अणु? 10 अणु। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, और वहाँ हो जाएगा 10 के 10। समझे कि नहीं? इसको आप बैलेंस करके देख लीजिएगा। और इसको प्रक्रिया को याद भी आपको करना है। ये सब पूरा जो अभिक्रियाएं हैं इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। समझ में आ गई बात है? इसको आपको याद करना है। तो ये था आपको धातुओं के साथ HNO3 का ऑक्सीकरण। अच्छा, धातुओं के साथ आपने देखा था ऑक्सीकरण। अब हम देखते हैं अधातुओं के साथ। किसके साथ देख लेते हैं? अधातुओं का ऑक्सीकरण देख लेते हैं। तीसरा न है रासायनिक गुण? अरे तीसरा न है अधातुओं का ऑक्सीकरण। अधातुओं का ऑक्सीकरण, अधातुओं का ऑक्सीकरण कर लीजिए। एकदम याद कीजिए इसको, समझे कि नहीं? जैसा देखिए यहाँ, इस सबको याद कर लेना है। हम ले लिया आयोडीन। क्या ले लिए? आयोडीन। इसकी अभिक्रिया करा दिया किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो क्या बना देगा? तो HiO3। क्या बना देगा? HiO3। क्या बना देगा? HiO3, NO2 और NO2 और जल, NO2 और जल का निर्माण करेगा। समझे कि नहीं? अब इसको जैसे ही बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ कितना लगा दीजिएगा? 10 लगा दीजिए,
और यहाँ 4 लगा दीजिए। इस सबको याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, बैलेंस तो आप कर लीजिएगा, बैलेंस आपसे हो जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये सब अभिक्रिया को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे अगर हम कार्बन के साथ HNO3 के लेते हैं, कार्बन भी अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, तो क्या बना देगा, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल बना देगा और NO2 बना देगा। क्या बना देगा, NO2 बना देगा। कोई दिक्कत है। अब इसको आपको बैलेंस कर लेना है, तो आपको बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 4 लगा दीजिए। कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए H2 के साथ, ये भी क्या है, अधातु है। क्या है ये, अधातु। कोई दिक्कत है। तो जब इसके साथ अधातु की जगह देखिए ना, अब जब करेगा तो क्या बना देगा, H2SO4। क्या बना देगा, हाँ, तो क्या बना देगा, H2SO4। समझ में आ गई बात है। इसके अलावा ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा NO2 और क्या दे देगा, H2O। क्या दे देगा, H2O। अब इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे 48 अणु आ जाएगा। यहाँ पे कितना अणु आ जाएगा, 48 अणु आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 अणु आ जाएगा। कितना अणु आ जाएगा, 8। यहाँ पर 48 NO2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 NO2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 H2O। कितना आ जाएगा, 12 H2O। इसको याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं। हम अधातु के साथ ऑक्सीकरण बता रहे हैं। अगर हम फास्फोरस को ले लेते हैं और अभिक्रिया करा देते हैं HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 के साथ, तो ये बना देगा H3PO4। क्या बना देगा, H3PO4। और क्या बना देगा, NO2। क्या बना देगा, NO2। और क्या बना देगा, H2O। समझ में आ गई बात है। और क्या बना देगा, H2O। तो ये सब अभिक्रियाओं को याद कर लीजिएगा, समझ में आ गई बात है। तो धातुओं के साथ कैसा इसका ऑक्सीकरण हुआ और अधातुओं के साथ कैसा हुआ, आप लोग देखे कि नहीं देखे। अब देख लेते हैं इसी का रासायनिक गुण एक और है, भूरी वलय परीक्षण। क्या देख लेते हैं, भूरी वलय परीक्षण। भूरी वलय परीक्षण क्या है, देखिए ध्यान से। अब हम लोग देख लेते हैं भूरी वलय परीक्षण। भूरी वलय परीक्षण, भूरी वलय परीक्षण में कुछ खास नहीं है। देखिए, एक यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं ना, परख नली के समान हम लोग ले लेते हैं इसको। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात है। यहाँ पे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भैया यहाँ पे है क्या चीज, सांद्र H2SO4 है। धीरे धीरे इसमें गिराते हैं और ऐसा गिराते हैं दीवाल के सहारे, मतलब ऐसा नहीं हल्का हल्का टकराते हैं इसमें, दिवलिया के सहारे धर करके नीचे आ रहा है, नहीं, दीवाल के सहारे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ पर हम नाइट्रिक आयन युक्त हम क्या ले लेते हैं, जलीय विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जलीय विलयन ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात है। यहाँ पर जो हम ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये है क्या चीज वो बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये लिया है NO3 आयन युक्त, है ना, क्या ले लिए हैं, जलीय विलयन। प्लस में और क्या मिला हुआ है इसके साथ, तो इसके साथ मिला हुआ है आपको तनु FeSO4। क्या मिला हुआ है, तनु FeSO4। क्या मिला हुआ है, तनु FeSO4 मिला हुआ है। समझ में आई बात है। ये पहले से है। और इस पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसको गिरा रहे हैं, समझे कि नहीं है। तो जैसे ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराइएगा तो यह भूरा, है ना, बनाएगा और NO3 आयन इसमें ऑलरेडी उपस्थित रहेगा। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं इसको समझना है। इसलिए इसका भूरा कलर होने की वजह से इसको भूरी वलय परीक्षण इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। भूरी वलय परीक्षण में नाइट्रेट आयन ले लिए। क्या ले लिए, नाइट्रेट आयन।
यानी कि NO3 आयन है तो इसको क्या बोलिएगा, नाइट्रेट आयन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, नाइट्रेट आयन। क्या बोलिएगा, नाइट्रेट आयन की पहचान कर, माने हम लोग क्या करते हैं, NO3 आयन की पहचान करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये किस कलर का है, ये किस कलर का है, इसकी पहचान करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं, रंग को पहचानने के लिए। समझ में आ गई बात। तो NO3 नाइट्रेट आयन की पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है, पहचान करने के लिए भूरी वाले परीक्षण किया जाता है। समझे कि नहीं, पहचान करने के लिए भूरी वाले परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। समझ में आ गई बात है। भूरी वाले परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है, तो नाइट्रिक आयन के लिए, नाइट्रेट आयन के लिए। किसके आयन के लिए, नाइट्रेट आयन के लिए। कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या क्या लिए थे आपने, आपने लिया था कि हम लिए थे नाइट्रिक आयन, अति क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेट आयन युक्त, नाइट्रेट आयन युक्त। बार बार यहाँ लिख दिए हैं, अब बार बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन लिए थे। क्या लिए थे, जलीय विलयन। और क्या लिए हैं बताइए, अभी देखिए ना क्या लिए हैं, जलीय विलयन। और जो हम लोग लिए हैं वो लिए हैं तनु FeSO4। क्या लिए हैं, तनु FeSO4। और क्या लिए हैं, तो और लिए हैं, देखिए ये दोनों तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, समझ में आ रही है बात ना। और यहां से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दीवार के सहारे धीरे धीरे इसमें मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दीवार के सहारे धीरे धीरे इसमें, इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। समझ में आ गई बात है। तो यही बच्चा लिख रहे हैं कि दीवार के सहारे, दीवार के सहारे क्या, सांद्र H2SO4। क्या ले लिए, सांद्र H2SO4 ले लिए। तो हम लोग देखते क्या है कि जब ये तीनों आपस में मिल गया तो कलर को चेंज कर दिया। कैसा चेंज कर दिया, तो भूरा छल्ला वलय बना लिया। क्या बना लिया, भूरा, भूरा छल्ला बोलिए या भूरा वलय बोलिए, अब आया समझ में। भूरा छल्ला बोलिए या वलय बोलिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत है। तो भूरा रंग के छल्ला या वलय बना लिए, समझे कि नहीं। और इसमें क्या उपस्थित है, तो NO3 आयन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, NO3 आयन उपस्थित है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गई बात है। अब देख लीजिए NO3 आयन उपस्थित है। तो अब देख लीजिए NO3 जो आयन है, देख रहे हैं ना, NO3 जो आयन है, तो इस FeSO4 को तोड़ेगा। क्या करेगा, FeSO4 को तोड़ेगा, यानी कि इसको बना देगा Fe आयन में। किसमें बना देगा, Fe आयन में, यानी कि फेरस आयन में बनाएगा। किसमें बना देगा, फेरस आयन में। और प्लस में हाइड्रोजन आयन को भी क्या कर देगा, अलग कर देगा। हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। समझ में आ गई बात है। और यहां पर बना देगा आपको NO। क्या बना देगा, NO प्लस में। अब फेरस बन जाएगा फेरिक में। फेरिक बोलेगा तो इस पर 3 आयन हो जाएगा। कितना आयन हो जाएगा, 3 आयन। और क्या बना देगा, जल। और क्या बना देगा, जल। समझ में आ गई बात है, समझ में आ रही है बात है। तो यहां तक ऐसी प्रक्रिया होगी। अब जो Fe जो है, कौन, Fe जल के साथ, जल के इस तरह से, समझ में आ रही है बात ना। और इस तरह से आयन का निर्माण करेगा, समझे कि नहीं। और NO के साथ अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे। इसके साथ, NO के साथ। जब इसकी अभिक्रिया NO के साथ हो जाएगी तो यहाँ पर भूरा छल्ला बना देगा। क्या बना देगा, भूरा छल्ला। तो भूरा छल्ला किसको बोलेंगे, भूरा छल्ला जो बन रहा है, बार बार भूरा छल्ला लिख रहे हैं ना, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा FeH2O। यहाँ पे 6 जो था वह हो जाएगा कितना, 5।
और यहाँ बगल में आ जाएगा NO। क्या आ जाएगा? NO। समझे कि नहीं? और आयन हो जाएगा 2+ और यहाँ पर आ जाएगा आपका H2O। इसी को कहते हैं भूरा छल्ला। समझ में आ गई बात? इसी को क्या कहते हैं? भूरा छल्ला। तो ये भूरा छल्ला इस तरह से इसका रंग हो जाएगा, पहचान हम लोगों का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये था हम लोगों का रासायनिक गुण। क्या था? रासायनिक गुण। अब हम लोग जरा इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। उपयोग बोले तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, शुरुए में इस लाइन को बोले थे, विस्फोटक बनाने में। क्या बनाने में? विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में। जैसे हम लोग बनाते हैं कैसे विस्फोटक पदार्थ में? तो TNT बनाते हैं। क्या बनाते हैं? TNT, है कि नहीं? तो TNT बनाते हैं या TNP बनाते हैं। क्या बनाते हैं? TNP। समझेंगे नहीं? सब विस्फोटक पदार्थ है, या जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामाइट। नाम सुने ना डायनामाइट का? डायनामाइट से किसी का मर मकान उड़ा देते हैं हम लोग, है ना? तो उसको बोलते हैं क्या चीज? डायनामाइट। डायनेमाइट, डायनामाइट। तो इसे विस्फोटक पदार्थ है। तो TNT क्या है? ये भी विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? भी विस्फोटक पदार्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, T से हो गया ट्राई, T से क्या हो गया? ट्राई। N से हो गया नाइट्रो, N से होगा क्या? नाइट्रो। तो ट्राई नाइट्रो। और T से हो गया टॉलविन। क्या हो गया? टॉलविन। समझे कि नहीं? तो पढ़िए इसका नाम, ट्राई नाइट्रो टॉलविन। समझ में आ गया बात है? क्या नाम है इसका? ट्राई नाइट्रो टॉलविन। विस्फोटक पदार्थ है। जैसे TNP जो है, इसको हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर समझ में, इसका नाम क्या लिखिएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब आ गया समझ में? सब विस्फोटक पदार्थ है। ये सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्लियर हो गया? तो ये सब विस्फोटक पदार्थ है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो और इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में। कहाँ होता है? उर्वरक बनाने में होता है। उर्वरक बनाने में। समझे कि नहीं? जैसे हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर NH4 NO3। क्या बनाते हैं? NH4 NO3। या बनाते हैं CaNO3 का होल 2। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ये सब हमारा उर्वरक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? खेतों में करते हैं, पेड़ पौधों को बहुत अच्छा पोषण देने के लिए। समझे कि नहीं? तीसरा, और कहाँ इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। हो गया समझ में? और कहाँ इसका उपयोग होता है बताओ? और कहाँ होता है? बताए थे रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में। बोले थे रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में। और कहाँ इसका उपयोग होता है? तो और उपयोग होता है सोना और चांदी के शोधन में। पढ़ाए है ना? शुरू में बताए थे ऐसा। सोने व चांदी के शोधन में इसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात है? सोने व चांदी के शोधन में। समझ में आ गई बात ना? तो आज आप पूरी बढ़िया तरीके से नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ लिया। समझे कि नहीं? तो अब आज इतना ही रहने दीजिए। आज कितना रहने दीजिएगा? इतना ही। समझे कि नहीं? खूब बढ़िया से इतना ही रहने दीजिए। समझ में आ गया सबको सब बात है?
चलिए अब हम लोग अगला क्लास में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर से मिलेंगे।